जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम रोलेट एक्ट के बारे में समझेंगे। आखिर रोलेट एक्ट क्या था? मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील क्यों कहा? और महात्मा गांधी ने काला कानून क्यों कहा था? इसके बारे में थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझते हैं कि पृष्ठभूमि क्या था रोलेट एक्ट का। चलिए समझते हैं। अंग्रेजों का डर जो था, और अंग्रेजों का डर क्या था? इस्तेमाल करो फिर फेंको की नीति। मतलब भारतीयों को इस्तेमाल कर लो, भारतीयों के साथ इस्तेमाल कर लो और फेंको की नीति प्रयोग करो। कब? जब 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था, उसी समय से अंग्रेज जो है भारतीयों से वादा किया था। क्या वादा किया था? कि अगर वे युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो युद्ध के बाद उन्हें क्या देंगे? आज़ादी की ओर कदम, यानी स्वशासन दिया जाएगा। ये ब्रिटेन जो है ना, तोहफा दिया था भारतीयों के साथ। वादा किया था कि अगर युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में, तो युद्ध के बाद उन्हें क्या दिया जाएगा? स्वशासन। तो भारत के जो लाखों जवान है, इस युद्ध में क्या हुआ? जान जान दांव पे लगा दिया कि ठीक है, मैं उसका साथ देता हूँ, अंग्रेज ब्रिटेन का साथ देता हूँ। कहानी का ट्विस्ट क्या बदला? 1918 में युद्ध खत्म हो गया। भारतीय सोच रहे थे कि अब इनाम मिलेगा हमको, लेकिन अंग्रेजों के मन में डर था। उन्हें लग रहा था कि युद्ध के दौरान जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही है, पनप रही है, वे युद्ध के बाद बेकाबू ना हो जाए। उसको डर था अंग्रेजों को, अंग्रेजों के मन में डर ऐसा था। यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? विलेन की। किसकी एंट्री होती है? विलेन की। अंग्रेजों जो है अपने वादे से मुकर गया। मुकरते हुए क्या हुआ? इनाम के बदले में कौन सा प्रयोग किया था? दमन का रास्ता चुना था। दमन। ब्रिटेन से एक जज को बुलाया गया। ठीक है, ब्रिटेन से एक जज को बुलाया गया, जिसका नाम सबको पता होगा, सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट। सिडनी रोलेट इसमें क्या भूमिका निभाया था? खलनायक का। गांधी जी इसमें नायक का। फिर उसमें पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर किचलू और सतपाल और जनरल डायर, ये सब नेता थे। तो ब्रिटेन से एक जज को बुलाया जाता है, जिसका नाम था सर सिडनी रोलेट। उनसे कहा गया कि एक ऐसा कानून बनाओ, कोई भी भारतीय क्रांतिकारी हमारे खिलाफ सिर न उठा सके। इसीलिए बोले विलेन की एंट्री होती है। जैसे ही विलेन की एंट्री, कौन? तो सर सिडनी रोलेट। अंग्रेज जो है अपना वादा से मुकर जाता है। इनाम की जगह क्या देता है? कौन सा रास्ता चुनता है? दमन। दमन को चुनता है। और ब्रिटेन से एक जज को बुलाया जाता है, जिसका नाम था सर सिडनी रोलेट। उनसे कहा गया कि एक ऐसा कानून बना दीजिए या बनाओ कि कोई भी भारतीय क्रांतिकारी हमारे खिलाफ सिर न उठा सके। उसका काला कानून, गांधी जी इसको काला कानून क्यों कहा? मोतीलाल नेहरू ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील क्यों कहा? इसका रीजन है, तो काला कानून का निर्माण बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, यानी जब मार्च 1919 का घटना है। जब मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ, तो एक तरह का ड्रामा भी था, एक तरह का गुस्सा भी था लोगों के मन में। क्योंकि जैसे ही सिडनी रोलेट वहाँ से आया, सर सिडनी रोलेट वहाँ से आया, तो वहाँ एक सिफारिश पास किया और एक एक्ट लाया। ठीक है, जिसका जिसका नाम क्या था? रोलेट एक्ट। नियम का उल्लंघन, सस्पेंस क्या था? चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या था, काला कानून क्यों कहा? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील क्यों कहा मोतीलाल नेहरू? क्योंकि पुलिस को बस संदेह होना चाहिए। ठीक है, पुलिस को बस संदेह होना चाहिए और वो किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती थी। इसीलिए इसको काला कानून कहते थे। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कहते थे। ना कोई वारंट का, ना कोई वकील करने का इजाजत था। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे का सीधा जेल जा सकता था, बताइए। इसके खिलाफ किसी ऊपरी जो अदालत है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, उसमें अपील भी नहीं हो सकती है। जनता का नामकरण कैसे हुआ? क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो है और भारतीय नेता जो है, इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा और देश भर में इसे काला कानून पुकारा जाने लगा। क्योंकि गांधी जी भी लास्ट में बोलते हैं, एग्जाम में आता है, वन डे एग्जाम में, कि काला कानून किसने कहा था? रोलेट एक्ट को। तो महात्मा गांधी। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू। उसके बाद हीरो की एंट्री होती है। ठीक है, हीरो की एंट्री होती है और देशव्यापी जो धमाका होता है, उसमें गांधी जी का बहुत अहम रोल रहता है। ठीक है, अब कहानी में कौन आता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है हाल ही में चंपारण सत्याग्रह में सफल प्रयोग कर लिया था, खेरा में, यानी क्षेत्रीय प्रयोग, और अहमदाबाद मिल मजदूर में। ये सब क्या था? छोटा छोटा आंदोलन था, क्षेत्रीय। लेकिन उसको एक मौका मिला था कि अखिल भारतीय लेवल पे उसका नाम आगे बढ़े। तो सोच रहे थे कि अपनी पहचान जो है ना, अखिल भारतीय लेवल पे बनाएं। अच्छा मौका था, तो गांधी जी इसमें एंट्री करते हैं और हीरो की भूमिका निभाते हैं। गांधी जी जो है
गांधी जी कहा ये कानून हमारी आत्मा पे हमला है और उन्होंने क्या कहा सत्याग्रह सभी जो सत्याग्रह सभा जो है, जो पूरे देश में हड़ताल का आह्वान करता है। इसीलिए ये कानून हमारे लिए सही नहीं है। माहौल क्या पैदा हुआ? जब गांधी जी लोगों के जन-जन लोगों के समर्थन में आए, बात रखे तो क्या हुआ माहौल? दुकानें बंद हो गई, सड़क सूना हो गया, कोई सड़क पे नहीं। हिंदू, मुस्लिम क्या हुआ? रैली में भाग लेने लगे, रैली निकालने लगे। पंजाब और बिहार में इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ, बहुत ज़्यादा असर दिखा। अंग्रेज़ के हाथ-पाँव जो है ना फूलने लगे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने पहली बार क्या किया? पूरे भारत को एक साथ विरोध करते देखा था, पहली बार रॉलेट एक्ट के समय। पंजाब का तनाव और जो काला इतिहास है उसके बारे में सबको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 10 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल 1919 तक जो गतिविधि देखने को मिला, मानो आसमान से पत्थर गिरा हो। क्लाइमैक्स क्या रहा? पंजाब में अंग्रेज़ों का जो गुस्सा चरम पे था, एकदम पीक पे था। पंजाब में अंग्रेज़ों का जो गुस्सा था एकदम चरम पे था और अंग्रेज़ जो है पंजाब के 2 सबसे लोकप्रिय नेता जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल उसको चुपचाप गिरफ्तार कर लिया। बड़े नेता थे। तो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जो है ना, ये गिरफ्तारी जो कर दिया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल का, उसी गिरफ्तारी का विरोध करने और जो त्योहार है बैसाखी का दिन, उसको मनाने में शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए सब आदमी। लेकिन उसमें एंट्री किसकी होती है? जनरल डायर। एक आर डायर है, एक ओ डायर है। ओ डायर वो आदेश देता है, आर डायर चलाते हैं गोली, भून देते हैं। तो क्रूरता का अंत तो इसी तरह होता है, एंट्री जब जनरल डायर की होती है तो वो क्या किए, एकमात्र रास्ता था जलियांवाला बाग में, एकमात्र रास्ता था, ठीक है? बहुत सारा रास्ता सबको बंद कर देता है और एक रास्ता को खोलता है, ठीक है? कि आदमी वहाँ से भाग नहीं सके। उस रास्ते को घेर दिया जाएगा और गोली चलाया जाएगा। निहत्थों जो भीड़ था उस पे तब तक गोली चलाई गई, जब तक गोलियाँ खत्म नहीं हुई। डेटा तो कहता है कि 1000 लोग मरा, लेकिन ये गलत डेटा है। 1000 लोग नहीं, कितना छुपाया जाता है सबको पता है। निष्कर्ष क्या रहा? लास्ट में कंक्लूजन होगा रूल एक्ट का। अंग्रेज जो है राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने के लिए बनाया था, क्योंकि राष्ट्रीय जो धीरे-धीरे पनप रहा है उसको खत्म करेंगे। लेकिन ये जो इस कानून को और जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों के जो दिल से अंग्रेजों का जो डर था, हमेशा के लिए निकल गया, हमेशा के लिए निकाल दिया गया। ये जो डर था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो क्या किया, भारतीयों के दिल से जो अंग्रेजों का डर था, वो हमेशा के लिए निकाल दिया। और महात्मा गांधी को देश का सबसे बड़ा नेता बना दिया, क्योंकि अखिल भारतीय, क्योंकि क्षेत्रीय नेता के रूप में था। जैसे चंपारण सत्याग्रह बिहार का, पश्चिम चंपारण में, वो सफल हो गए थे। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेड़ा सत्याग्रह किसानों का। ये क्षेत्रीय लेवल पे गांधी जी फेमस हो ही गए थे, लेकिन अखिल एक ऐसा मौका था अखिल भारतीय लेवल पे फेमस होने का। तो गांधी जी जो है देश का सबसे बड़ा नेता बना दिया गया, सब लोगों के दिलों में बस गए और यहीं से असहयोग आंदोलन 1920 का शुरुआत होता है, ठीक है? 1920 का ये स्टोरी था। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आखिर क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है? मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए समझते हैं। प्रश्न है प्रश्न है रॉलेट एक्ट केवल एक दमनकारी कानून नहीं था, बल्कि एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह के मुख्य प्रावधान, जन प्रतिक्रिया, बिहार के विशेष संदर्भ तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके दूरगामी प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 38 नंबर है था मेंस में आंसर राइटिंग में। चलिए समझते हैं। इसके संदर्भ में सबसे पहले हम भूमिका समझते हैं। भूमिका, इंट्रोडक्शन। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गाजर एवं छड़ी की नीति, इसके बारे में समझेंगे डिटेल से, लगभग 40 से 45 शब्द में समझेंगे कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था रोल एक्ट का, और ये जो गाजर एवं छड़ी, कैरोट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है ये क्या था, इसके बारे में भी समझेंगे। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का स्वरूप है मुख्य प्रावधान, कानूनी बिंदु और काला कानून कहलाने के कारण क्यों कहा गया काला कानून, उसके बारे में भी डिटेल से समझते हैं। फिर नेक्स्ट है रोलेट सत्याग्रह और राष्ट्रीय स्तर पे जन प्रतिक्रिया क्या देखने को मिला। गांधी जी का जो उद्भव कैसे हुआ, अखिल भारतीय आंदोलन क्यों कहा गया है, गांधी जी अखिल भारतीय लेवल पे फेमस क्यों हो गए, उसके बारे में भी समझते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बिहार के संदर्भ में रोलेट सत्याग्रह की भूमिका क्या रहा। प्रमुख नेता, घटनाएं, जन सहभागिता, अब 80 शब्द में समझेंगे। बिहार के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट है कि स्वतंत्रता संग्राम पर दूरगामी प्रभाव या मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में भी समझेंगे। स्वतंत्रता, इससे क्या प्रभाव पड़ा स्वतंत्रता संग्राम पे, 1947 भारत आज़ाद हुआ, जो क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी समझेंगे।
नेक्स्ट है निष्कर्ष। निष्कर्ष लास्ट में हम जो है उत्तर में निष्कर्ष लिखते हैं। उत्तर का समग्र सार क्या रहा? चलिए सबसे पहले हम भूमिका के बारे में देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जैसे स्टोरी में हम बताए थे, थोड़ा वो अगर स्टोरी सुन लिए होंगे, अब अभी हम देखेंगे तो पूरा दिमाग में माइंड मैप हो जाएगा और समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय जनमानस में स्वशासन और संवैधानिक सुधारों की तीव्र अपेक्षा थी। किंतु ब्रिटिश हुकूमत में साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करने के लिए अपनी पारंपरिक जो गाजर और छड़ी यानी कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी नीति का प्रयोग किया गया। मतलब भारतीय जनता को गाजर की तरह कुचल दिया गया, एक अंग्रेज छड़ी के माध्यम से। एक और जहां उसने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में राजनीतिक छलावा दिया कि देखिए 1919 का अधिनियम दे रहे हैं, आगे में आप में जो भी सुधार होगा हम उस पर विचार करेंगे। अंग्रेजों का यही मानना था कि जो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 है, आपको स्वशासन मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें आप कितना आगे डेवलपमेंट किए हैं, कितना सुधार किए हैं, उसके आधार पे हम आपको स्वशासन देंगे। लेकिन एक क्या था, एक छलावा था। वही दूसरी ओर वही दूसरी ओर क्रांतिकारी गतिविधियों व जन असंतोष को कुचलने के लिए मार्च 1919 में अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित कर दिया, जिसको बोलते हैं अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। अराजक मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई शासन तंत्र खत्म हो गया हो, शासन चलाने वाला कुछ कोई नहीं हो, जिसे आम भाषा में रोलेट एक्ट कहा जाता है। यह कानून ब्रिटिश सरकार की दमनकारी मानसिकता का परिचायक था, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी चरण से निकालकर युगांतवादी जन आंदोलन के मार्ग पर प्रशस्त हुआ। फिर रोलेट सेकंड पॉइंट बताए थे, टोटल 6 पॉइंट में समझते हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट है रोलेट एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या रहा? ब्रिटिश न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिसन कमेटी 1917 में बनी थी, की सिफारिश पर आधारित इस अधिनियम में निम्नलिखित अत्यंत दमनकारी प्रावधान थे। क्या थे? तो देखिए, पहला पहला है दमनकारी पॉइंट में कि दमनकारी स्तंभ क्या रहा, और रोलेट एक्ट का जो दमनकारी स्तंभ है वो क्या रहा, उसके बारे में भी देखते हैं। यही रहा कि बिना वारंट गिरफ्तारी, ठीक है, 2 वर्ष तक बिना ट्रायल सीधा न्यायालय में डाल देना, सॉरी सीधा जेल में डाल देना। न्यायालय द्वारा प्रेस, जनसभा एवं तलाशी का अधिकार, अनिश्चितकालीन हिरासत में कठोर प्रतिबंध और नो अपील, इसमें कोई अपील नहीं कर सकते। अगर अंग्रेज आप बिना शक के आधार पर अगर जेल में डाल दिया था, कोई अपील नहीं कर सकते। इसीलिए तो उसको बोला गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। मोतीलाल नेहरू ने कहा था ये बात। आइए देखते हैं अनिश्चितकालीन निरोध क्या था। प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम लोग बहुत बार सुनते हैं डिटेंशन कर लिया, डिटेंशन मतलब बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया, तो वही होता है। पुलिस को संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने और न्यूनतम 2 वर्ष तक बिना केस चलाए जेल में रखने का अधिकार था, कि आप उस पे कोई अपील नहीं कर सकते हैं 2 साल तक। अगर संदेह हो गया पुलिस को, उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, और मिनिमम 2 ईयर तक वो केस बिना केस चलाए जेल में रखने का अधिकार था। ऐसा कानून बनाया था। दिक्कत किसको नहीं, सबको दिक्कत होगा। न्यायिक अधिकारों का हनन, मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ये जो मुकदमा केस का सुनवाई के लिए विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसके फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। चाहे कोई हाई कोर्ट हो, कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते थे ऐसा। नागरिक स्वतंत्रता पर आघात, प्रेस की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेज ब्रिटिश सरकार। जो प्रेस जो छपता था उस पे पूर्ण स्वतंत्रता पे पूर्ण प्रतिबंध। संदिग्ध मतलब डॉप्ट साहित्यों की जब्ती और सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। सारा दरवाजा बंद कर दिया अंग्रेज। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, वनडे एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि इसी कारण पंडित मोतीलाल नेहरू इसको क्या कहता है, बिना वकील, ये वकील इसमें नहीं भाग लग सकते हैं। बिना अपील, अगर 2 साल तक मिनिमम 2 साल तक जेल में डाल दिया है, अब ना अपील कर सकते हैं, बिना दलील, और दलील भी नहीं दे सकते हैं। इसका कानून कहा कौन? मोतीलाल नेहरू। तथा महात्मा गांधी ने काला कानून यानी ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जन प्रतिक्रिया एवं रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य जैसे मदन मोहन मालवीय, ये सब भारतीय विधान परिषद के सदस्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरूल हक ने विरोध स्वरूप अपने पदों से क्या किया? इस्तीफा, यहाँ पद हो जाएगा, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यही रोलेट एक्ट के विरोध में जो केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे, क्योंकि अंग्रेज के विधान परिषद में सदस्य भारतीय ये थे, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरूल हक, ये सब जो विरोध स्वरूप अपना पद से क्या किया? इस्तीफा दे देता है। अब गांधी जी की भूमिका इसमें क्या रहा? और रोलेट एक्ट, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में होती है।
गांधी जी ने बम्बई में, कहाँ पे, बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं। याद रखिए, बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं और होम रूल लीग, स्वशासन के युवाओं को सत्याग्रह की प्रतिज्ञा दिलाते हैं, कसम खिलवाते हैं कि ऐसा कानून है। होम रूल लीग के जो जितना भी युवा है, सबको सत्याग्रह प्रतिज्ञा दिलवाते हैं। कहाँ पे? तो गांधी जी सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ पे करते हैं? बम्बई में सत्याग्रह का गठन करते हैं। देशव्यापी हड़ताल कब से शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1919 से देश लेवल पे हड़ताल शुरू हो गया। गांधी जी के आह्वान पर भारत के इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पे 6 अप्रैल 1919 को पूर्ण हड़ताल हो गया। उपवास करने लगे लोग और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। गांधी जी को भी अच्छा मौका था क्योंकि क्षेत्रीय अपनी जीत हासिल करते जा रहे थे, जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेरा। नेक्स्ट चांस था उसको, अच्छा मौका था कि देश लेवल पे, अखिल भारतीय लेवल पे फेमस होने का। तो देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गया 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जो है आह्वान पे भारतीय इतिहास में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पे 6 अप्रैल 1919 को पूर्ण हड़ताल हो गया। उपवास करने लगे लोग सब, प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। फिर घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में पूरी मेंस में इस तरह से आता है क्वेश्चन, उसको पूरी डिटेल समझेंगे। बट इसमें रोलेट एक्ट में इसको भी व्याख्या करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए उसके बारे में भी पॉइंट्स निकाले हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब में आंदोलन के पंजाब में आंदोलन के दौरान 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इसकी क्या हुई थी? गिरफ्तारी हो गई थी। गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। शांतिपूर्ण जनसभा का आयोजन हुआ। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलवाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। डेटा तो कहा जाता है 1000, लेकिन 1000 ही गलत डेटा है। इस बर्बरता के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किया? अपनी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, त्याग दे दी। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे पे जो गोली चलाई थी, जिसका गलती नहीं था, सैकड़ों लोग मारे मारे गए थे। तो इस बर्बरता के कारण में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड, याद रखिए, नाइटहुड। अब बिहार के संदर्भ में रोलेट सत्याग्रह देखते हैं। बीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से बिहार की भूमिका अत्यंत प्रासंगिक है। बिहार में रोलेट एक्ट के खिलाफ 3 जन आक्रोश देखने को मिलता है और कौन-कौन से नेता इसमें शामिल होते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। स्वतंत्रता संग्राम पे दूरगामी प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। जब ऐसा कानून, जब पूरा देश लेवल पे सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अंग्रेज को भी देखा नहीं गया क्योंकि इतना पूरा भारत के लेवल पे ऐसा विरोध कहीं नहीं हुआ था। प्रमुख नेताओं का योगदान बिहार में देखिए, मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों बिहार से, मजहरूल हक भी बिहार से। ये सारा बिहार जितना बता रहे हैं, सब बिहार के हैं, संदर्भ में देख रहे हैं। बद्रकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार के गाँव-गाँव में सत्याग्रह का संदेश पहुँचाया। गाँव-गाँव जाके सत्याग्रह का संदेश पहुँचाया। अब आती है 6 अप्रैल 1919 की ऐतिहासिक हड़ताल। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण में पूर्ण बंद रहा। जो हड़ताल हुआ, लोग पूरा हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा बंद रहा, सड़क, गली सब चीज़ बंद रहा। पटना में हसन इमाम, याद रखिए, फुंदनी सिंह के नेतृत्व में, पटना में हसन इमाम और फुंदनी सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकला, जिसने हिंदू-मुस्लिम एकता का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। क्योंकि पटना हसन इमाम मुस्लिम थे, फुंदनी सिंह एक हिंदू थे। दोनों में इतना कम, मतलब बॉन्डिंग था, एक विशाल जुलूस निकाला साथ में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? हिंदू-मुस्लिम एकता का अद्वितीय उदाहरण। 6 अप्रैल 1919 की ऐतिहासिक हड़ताल। ये पटना में कौन थे? तो हसन इमाम और फुंदनी सिंह। छात्र व युवाओं की भागीदारी क्या रहा? पटना कॉलेज और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र, जो पटना कॉलेज के छात्र थे और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र जो है, हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे बिहार का छात्र आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया। क्योंकि युवा सब जुड़ रहे थे, पटना कॉलेज के छात्र जुड़ रहे थे, बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र जुड़ रहे थे। इससे क्या हुआ? बिहार का छात्र आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से क्या हुआ? जुड़ गया। अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम पे दूरगामी प्रभाव क्या देखने को मिला। रोलेट एक्ट भारतीय इतिहास में केवल एक कानून का विरोध नहीं था। रोलेट एक्ट भारतीय इतिहास में केवल एक कानून का विरोध नहीं था, बल्कि इसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। दूरगामी प्रभाव यही देखने को मिला है। फिर गांधीवादी आंदोलन के विभिन्न पहलू क्या थे? देखिए, गांधीवादी युग का औपचारिक शुभारंभ कैसे होता है? रोलेट सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को एक क्षेत्रीय नेता, जैसे कि पहले बता चुके हैं, चंपारण, खेरा जैसे उठाकर अखिल भारतीय जन नेता के रूप में स्थापित कर दिया गांधी जी को। आंदोलन का जन समूह क्या रहा है? मास मोबिलाइजेशन। स्वतंत्रता संग्राम जो अब तक मध्यवर्गीय प्रबुद्ध वर्ग या वकीलों तक सीमित था, वह किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं तक पहुंचकर जन आंदोलन बन गया।
ये आंदोलन का जन समूह था। स्वतंत्रता संग्राम जो अब मध्यवर्गीय प्रभु तक था और वकील तक में था, लेकिन अब जो ये रूल एक्ट में विरोध में किसानों तक, मजदूरों तक, छात्र, युवा, महिलाएं, ये जन आंदोलन बदल गया। ब्रिटिश न्यायप्रियता से पूर्ण मोहभंग। जालियांवाला बाग और रोलेट एक्ट में भारतीयों के मन में ब्रिटिश जो उदारवाद और न्याय का जो भ्रम था, सदा के लिए समाप्त हो गया कि अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग पूरा अखिल भारतीय लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो अंग्रेज कुछ नहीं कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन की आधारशिला यहीं से स्टार्ट होता है। रोलेट एक्ट जैसे समाप्त होता है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते हैं। रोलेट एक्ट के असंतोष भरा गया था मन में। जालियांवाला बाग के दर्द और खिलाफत मुद्दे ने मिलकर 1920 के असहयोग आंदोलन का क्या हुआ, विचारोपण हुआ कि अब साथ देना ही नहीं है। लास्ट में हम जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो लास्ट में हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, सार संक्षेप में। उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या देखा, निष्कर्ष, कंक्लूजन। संक्षेप में, रोलेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत का वह आत्मघाती कदम साबित हुआ जिसने सोए हुए भारतीय राष्ट्रवाद को पूरी तरह से जगा दिया। पूरी तरह से जगा दिया। रोलेट एक्ट ब्रिटिश हुकूमत का वह आत्मघाती कदम साबित हुआ जिसने सोए हुए भारतीय राष्ट्रवाद को पूरी तरह से जगा दिया। जिस साम्राज्यवादी सत्ता ने राष्ट्रवाद को दबाने के लिए काला कानून बनाया था, उसी कानून के विरोध ने भारत को अहिंसा, सत्याग्रह और जन भागीदारी का ऐसा अस्त्र दिया कि जिससे अंततः 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उखड़ गई। ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हुई, नींव उखड़ गई। यही था रोलेट एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी तरह से समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।